प्रीवियस सेशन के अंदर आपका ओसीएम के अंदर अपना बिजनेस सर्विसेज शुरू किया था और बिजनेस सर्विस में पहली फंक्शन शुरू की थी बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या है ये आपको मैंने प्रीवियस सेशन में बताया। बैंकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और सभी की एक्टिविटीज के करने के पीछे जो मकसद है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट, राइट। अब एक बात तो फिक्स हो गया स्टूडेंट्स, यहां पढ़ोगे आप आके? शुभम आपसे बात कर रहा हूं, फिर यहां ध्यान तो दे एटलीस्ट। तो स्टूडेंट्स ये बात तो फिक्स है कि जब भी बिजनेसमैन को अच्छा बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा गया बताओ? हाँ देखो वो मनी से डील करती है एक तो, और दूसरी बात इसलिए उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा गया है क्योंकि ये बैंक ही ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखो जब भी हमको मनी रेमिटेंस करना है, अब मनी रेमिटेंस क्या होता है उसका? रेमिटेंस पहुंचाना। आप देखो जब भी आपको एक जगह से दूसरी जगह मनी को अप्रोच पहुंचाना होता है तो आप कौन से, आपको याद क्या आता है? आपको याद आता है बैंक। आज अगर बैंक नहीं होती तो क्या हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आज इजीली गूगल पे करते हैं, अपन फोन पे करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, ये मोड जो अवेलेबल है ये हम बैंक के बिना हम इमेजिन कर सकते हैं क्या? और दूसरी बात जब भी बिजनेसमैन को पैसों की जरूरत आती है, ही रिक्वायर्ड लोन, उसको सबसे पहला दिमाग में आता है बैंक। क्या आता है? तो इसलिए बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है धीरज, जो फाइनेंस पैसा जो है उससे डील करता है, लोन देता है व्यापारी को, है ना। तो लेकिन ये लोन देगा कहां से? तो ये पूरा सर्कस घुमाना पड़ता है और ये सब सर्कस घुमाते घुमाते बैंक कमाते हैं। लेकिन हर एक बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ है वो कमाने के पर्पस से नहीं हुआ है। जिस एग्जाम्पल में सेंट्रल बैंक की बात करूं तो सेंट्रल बैंक के बारे में जिक्र मैंने 11th में किया था आपको कि वो गवर्नमेंट का बैंक होता है, बैंकर्स बैंक होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो होता है ना, सेंट्रल बैंक का मेन जो होता है काम, उसका फंक्शन क्या है? वो होता है इको बैलेंस करना कंट्री के अंदर, इको बैलेंस, इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस करना। और इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इन्फ्लेशन भी जरूरी है और डिफ्लेशन भी जरूरी है। डिफ्लेशन जरूरी क्यों है? ताकि प्राइसेस में स्टेबिलिटी आए, महंगाई बढ़े नहीं। और इन्फ्लेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि स्पेंडिंग कैपेसिटी लोगों पर आएगा ही नहीं तो फंड फ्लो नहीं होगा, और फंड फ्लो होगा नहीं तो अपनी जीडीपी गिरती थी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन लेवल तभी आएगा जब स्पेंडिंग कैपेसिटी होगी, और स्पेंडिंग कैपेसिटी इन्फ्लेशन में आती है, इसलिए दोनों जरूरी है। और दोनों को बैलेंस करने का काम करता है सेंट्रल बैंक। वो कैसे करता है हम उसको समझेंगे आज। क्लियर पिक्चर? सबसे पहले हम लोगों को ये पूरी साइकिल समझनी पड़ेगी बैंकिंग की, बैंकिंग स्ट्रक्चर की। और ये बैंकिंग स्ट्रक्चर समझ, देखो ये साइकिल पूरी दिमाग में रखो, फिर बैंक के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन में लिख के आना। लेकिन एक बात याद ना, मैक्सिमम बैंक्स जो है वो प्रॉफिट अर्निंग पर्पस के लिए आती है, तो ये सर्विस देते थे वो प्रॉफिट अर्न करती है। इनिशियल स्टेज में बैंक टर्म जो आई थी वो सिर्फ क्या आई थी? वो सिर्फ दो काम करने आई थी कि आम जनता की सेविंग्स को अपने पास बुलाना, रखना, और वही पैसा बिजनेसमैन को या नीडी पीपल को लोन पे चढ़ाना। और इससे क्या होता है? इससे मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है। क्या होता है? फंड्स की मोबिलिटी होती है, घूमती है, मूवमेंट्स होती है फंड्स की, और मार्केट में फंड्स को फ्लो में आता है। आज अगर बैंक नहीं होती तो सब लोग अपने घर में सेविंग्स करते, और घर में अगर सेविंग्स करते तो इससे फंड्स बिजनेस मार्केट में पैसा आता ही नहीं, दब जाता। इसलिए बैंक है, इसलिए आज फंड्स का मोबिलाइजेशन है। तो बैंकिंग के फंक्शंस का मेन पर्पस जो है वो मोबिलाइजेशन था। लेकिन जैसे जैसे बैंकों ने देखा कि हमारे पास रास्ते खुले हुए दिख रहे तो उन्होंने अपनी और एक्टिविटीज करना शुरू किया और उससे भी कमाना शुरू किया, इसलिए सेकेंडरी फंक्शन है। अब एक बैंक की बात करूं, नॉर्मल बैंक की, तो बैंक जब बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करती है, अब बैंकिंग एक्टिविटी है क्या, ये परफॉर्म कौन करेगा? बैंक, बराबर कि नहीं? तो बैंक जब बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो बैंकिंग एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में बैंक जब आम जनता को बोलती कि ए आम जनता, तुम्हारे पास जिसके पास ही पैसा है आओ हमारे पास रखो,
आप घर में मतलब हमारे पास रखो, हम आपको ब्याज देंगे। तो आम जनता क्या सोचता कि घर पे रखने से कुछ मिलेगा नहीं, एटलीस्ट ये पैसे को पैसा बढ़ाएगा, रख दो। तो फिर बैंक जो एक्सेप्ट करती डिपॉजिट वो भी अलग अलग अकाउंट ओपन करवा के लेती है कस्टमर से। तो बैंक जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट वो 4 तरीकों से करती है। इसलिए आप देखो बैंक के एक्सेप्ट करने के डिपॉजिट के लिए 2 टाइप के अकाउंट खुलवाती है वो। पहला आती है टाइम डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। अब टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है, चलो कौन बताएगा मुझे? ये अगर आपका हो चुका है इकोनॉमिक में तो आपको बताया होगा मैम ने। यस बताइए प्लीज। हाँ, आई एम आस्किंग ओनली व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डिपॉजिट, आप बताओ। देखो जब भी मेरे कस्टमर को या किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर टाइम तक के पैसों की नीड नहीं है, मैं बोल सकता हूं कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लाख पड़े हैं। अब 2 लाख पड़े हैं तो ये मुझे पैसे कब लगेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल 2 साल लगेंगे नहीं फिलहाल, यानी मुझे टाइम लिमिट पता है कि फिलहाल 2 साल लगेंगे, बाकी उसके बाद लग सकते नहीं लगते मेरे को मालूम नहीं। तो तब बैंक बोलती है कि अगर ऐसा कोई पर्पस है, क्योंकि देखो जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो बैंक के कस्टमर होते हैं, जो डिपॉजिट करने आते हैं, उनका पर्पस डिपॉजिट करने का पहले हमें समझना पड़ेगा बैंक को। पूछो क्यों? क्योंकि उनका पर्पस अगर समझेंगे तो जाके हम ग्रांट कर पाएंगे लोन्स। जैसे एग्जाम्पल अभी तुम लोग, मैं बैंक हूं, अब कोई पर्सन, अब साहिल आया मेरे पास और साहिल बोलता कि सर मेरे को 2 लाख रुपए आपको रखना है आपकी बैंक में, मैं रख दे, लेकिन सर 2 साल अभी रखना है, 2 साल में कितना टाइम चाहिए, 2 साल 3 साल, क्योंकि जब मैं आपसे आपका टाइम लिमिट जानूंगा तो वो हिसाब से मैं ग्रांट कर पाऊंगा सामने वाले को, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा तो है नहीं, मैं आपका ही पैसा घुमाऊंगा ना। अगर मेरे पास कोई कस्टमर लोन लेने आया, जैसे एग्जाम्पल अभी मेरे पास पीयूष लोन लेने आया, तो पीयूष को कितने समय के लिए लोन चाहिए वो जानने के पहले मेन मुद्दा है कि मेरे पास जो देने वाला है पैसा कौन, जिस साहिल के पास 2 लाख पड़े हैं, तो मेरे को उसका समय पहले जानना पड़ेगा, उस हिसाब से मेरे को सर्कस घुमानी पड़ेगी ना पूरी। तो इसलिए बैंक ने आपसे डिपॉजिट लेती है, आम जनता से आओ कोई भी रखो, लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ओपन अकाउंट करो, पहले खाता खोलो, फिर खाता खोलने के हिसाब से आप जो पैसे रख रहे हो, हमको आपका पर्पस समझना आता है कि आप कितना समय हमको दे पाओगे एटलीस्ट। तुम बोलोगे सर मैं जब बोलूंगा मेरे को लगेगा, तो हम फिर वो हिसाब से वहां पे सर्कस घुमाएंगे। कुछ आ रहा समझ में? इसलिए बैंक ने जो एक्सेप्ट डिपॉजिट लिया है जनरल पब्लिक से, भाई आओ हमारे पास पैसा रखो, तो पहले उसका पर्पस जानने की कोशिश किया कि एग्जैक्टली तुम देना कितने समय के लिए चाहते हो, ताकि हम लोग भी फिर पीछे साइकिल घुमा पाए। क्योंकि आखिर मेरे पास जो पैसा है वो तुम्हारा ही पैसा रहेगा ना, मैं एक हाथ से लूंगा दूसरे हाथ में दूंगा, तो मेरे को पहले तुम्हारा पर्पस तो सर्व हो कि एग्जैक्टली तुम कितने टाइम के लिए मुझे सर्व कर सकते हो पैसा। और बैंक इसलिए आप देखो अलग अलग पर्पस के लिए जब एक्सेप्ट करती डिपॉजिट, क्योंकि देखो बैंक लोन 2 तरीके देती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो अगर तुम बोल रहे हो मुझे कभी भी मेरे को चाहिए, तो हम शॉर्ट टर्म देंगे पैसा, वहां पे मोबिलाइज करेंगे फंड को। और अगर तुम बोलोगे लॉन्ग, भाई 3 साल ये लो पैसे हमारे रख दो, तो हम फिर लंबे समय के लिए 3 साल के लोन चढ़ा देंगे ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी मोबिलाइजेशन जो फंड्स होंगे वो प्रॉपर रोटेट होगा, और जिससे हम प्रॉपर वे से कमा पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे फंड्स का। तो इसलिए बैंक एक्सेप्ट करती है तरह तरह के अकाउंट ओपन करवाकर, ताकि तुम्हारा वो डिपॉजिटर का एग्जैक्ट मालूम पड़े कि वो डिपॉजिटर जो पर्सन है, वो जो डिपॉजिट करने आया बैंक के पास, वो कितना समय के लिए देना चाहता है। तो बैंक के पास 4 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला होता है एफडी। अब टाइम डिपॉजिट में 2 अकाउंट आते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब ही होता है कि जो पर्टिकुलर टाइम तक के एक जनरल पब्लिक से लोन लिया जाता है, वो टाइम पहले ही फिक्स होता है। क्या होता है? भाई इतना समय अभी मुझे फिलहाल चाहिए ही नहीं पैसे, तो उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या बोलेंगे उसको? अब टाइम डिपॉजिट के अंदर पहला आता है एफडी। क्या आता है? सबसे मोस्ट कॉमन अकाउंट है ये, आप भी जानते होंगे एफडी। ओके, अब एफडी सबसे बेस्ट सोर्स है डिपॉजिट करने का, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रेट
एफडी पे मिलता है। पूछो क्यों? क्योंकि ये एक तो पीरियड हमको फिक्स करते हैं, यहाँ पे लॉक करते हैं कि आप 1 साल 2 साल जितना भी आप जब आम जनता जब बैंक में पैसे रखने जाती है तो उसी वक्त बैंक उससे पूछती है कितना, मिनिमम कितना, तो बोलते 1 साल 2 साल 3 साल। तो अगर तुमने 3 साल वहां मुंह मार लिया एक बार, तो फिर 3 साल के पहले अगर तुमने पैसे निकाले तो बैंक तुमको इंटरेस्ट छोड़ो, बैंक तुमको तुम्हारा ही पैसा काट के देगी। लेकिन अगर वो तुमने टाइम ड्यूरेशन नहीं, आधे नहीं देती, कुछ पैसे काट देती है, लेकिन कुछ अगर वो टाइम ड्यूरेशन जो तुमने तय किया था पहले ही बैंक को, अगर वो पूरा कर दिया तो बैंक तुमको सबसे हाई रेट देंगी। और ऐसा क्यों होता है? इसमें एग्जैक्टली क्लियर क्रिस्टलाइज वैसे मालूम पड़ता है कि कस्टमर ने हमारे पास बैंक के पास कितना पैसे कितने समय के लिए पैसे रखना है ताकि मैं उतनी तरीके से लोन दे पाऊं। क्योंकि अगर बैंक से कस्टमर लोन नहीं लेता है तो बैंक आरबीआई को देती है पैसे रेपो रेट से, मालूम आपको। और रेपो रेट से जो आरबीआई को फंड जाते हैं वो मोस्टली एफडी अकाउंट से ही जाते हैं। एग्जाम्पल अभी देखो ध्यान दो, अब इसको पिक्चर को तुमको समझना पड़ेगा पूरी। ये रेपो रेट्स क्या है, रेपो रेट का काम क्या है एग्जैक्टली, ये तुमको अभी यहाँ पे समझा देता हूं मैं। देखो इधर क्या है ये, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ए बैंक का मैनेजर हूं, अब साहिल के पास, अब बैंक का मेन प्राइमरी काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग। हाँ, अब देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब पिक्चर समझ में आएगी। अब सपोज मिस्टर साहिल के पास 5 लाख पड़े थे। अब 5 लाख रुपए साहिल आया मेरे पास, वो बोलते मेरे को एफडी करना है। तो बैंक, आप कभी देखो, अब कभी भी बैंक किसी को भी एफडी करने के लिए मना नहीं करती, बोलती आओ रखो भले। और अभी हमारा रेट चल रहा है सपोज 7% पर एनम। साल का आपने अगर एफडी अकाउंट के अंदर पैसे रखा तो आपको साल का 7 तक का हम ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अब साहिल से पूछा, साहिल आया, बोला सर ठीक है हमको चलता 7% मेरे को रखना है आपके पास, रखो। कितने समय? तो उसने बोला 3 इयर्स। ठीक है, डन। इंटरेस्ट रेट कैसे चाहिए? अक्यूमुलेटेड चाहिए कि ईयर बाय ईयर चाहिए? वो भी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही तय जाती है, कंपाउंडेड वे कि सिंपल वे से। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। और सिंपल वो तो सब ब्याज मिलता है, और ब्याज जो मिलेगा वो ईयरली एडेड होता है, और ईयरली ब्याज का पैसा आपके दूसरे अकाउंट में आता है अगर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? वही इंटरेस्ट जो है ईयरली कैलकुलेट नया प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करता है। अब सर ये बात तो समझी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पता है? देखो जिस एग्जाम्पल 5 लाख रुपए मैंने पहले साल में इससे बैंक ने साहिल से लोन लिया। क्या लिया? हाँ, इट्स अ प्रिंसिपल अमाउंट। लोन अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, मालूम है आपको? मूल रकम। अब 7% ईयरली में ब्याज दे रहा हूं, तो 5 लाख का 7% कितना होता है? 1,05,000 रुपए। तो 1,05,000 रुपए ये आया पहले साल का इंटरेस्ट। ये जब मैं ऐड करके सेकेंड ईयर में एक नई प्रिंसिपल 35,000 रुपए 1 साल का, जब मैं साहिल को इंटरेस्ट हाथ में न देते हुए नेक्स्ट ईयर उसका 5,35,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड करता हूं, ये न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। और जब मैं नेक्स्ट ईयर 7% इंटरेस्ट दूंगा इस अमाउंट पे, तो इसको बोलते हैं ब्याज पे ब्याज, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैंने मूल रकम सिर्फ एक ही रखी और 35
35 35 35 सिर्फ। ये साहिल को हर साल हाथ में देते क्या, और 3 साल बाद उसको 5 लाख रुपए हाथ में दिया पूरा, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या हुआ ये? जहां पे मूल रकम एक ही थी, यहाँ पे मूल रकम हर साल रीवैल्यू हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट इसको बोलते हैं। अब वो कभी बैंक जनरली एफडी पे कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। क्या देती है? क्योंकि आप जो पीरियड पे, जितने पीरियड के लिए आप एफडी कर रहे हो, उतने पीरियड के पहले कंपनी ना आपको इंटरेस्ट देती है और ना ही मूल रकम देती है, वो एक साथ आपको दे देती है पूरा। इसलिए जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट से ही कैलकुलेट होता है। और कभी भी बैंक जो इंटरेस्ट रेट तय करती है पर एनम होता है। क्या होता है वो? हाँ, तो अभी 3 साल के लिए उसने मेरे को बोला 3 साल के लिए ब्याज। बेटा अभी मैंने 4 बच्चों को निकालने की कोशिश की यार तुमको, तो मैं तुमको भी करता हूं, ये जो हरकतें बंद करो। हाँ, तो फिर 3 साल के लिए मैं अभी एग्जाम्पल पूछूंगा इससे भी, हाँ जो दे रहा हूं मैं। 3 साल के लिए मैंने एफडी किया साहिल ने मेरे पास, और इसके थ्रू मैंने उसका एफडी अकाउंट खोल दिया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब इसको टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि इसका टाइम फिक्स है। अब इसके पहले वो विड्रॉ करेगा क्या, तो उसको मैंने बोल दिया अगर विड्रॉ किया तो इतना % कटेगा अमाउंट, वो टर्म से करने से पहले हो गई। 10% से आसपास कटता है, 10% 8%, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। वो बैंक टू बैंक, वो स्पेसिफिक कोई बैंक नहीं है। एफडी के लिए आरबीआई कभी फाउंडेशन नहीं करती कि आप इतना काटो। और कभी कभार तो कोई बैंक इंटरेस्ट देती है, लेकिन कुछ देती है। हाँ भाई, कम से कम लॉक इन पीरियड करती है, उसके बाद का पीरियड आपको इतना इंटरेस्ट नहीं का सिर्फ, वो फिर नहीं इसमें नहीं काट, ये एरिया उसका नहीं है। क्लियर पिक्चर? ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। क्लियर पिक्चर? कितना काटना है वो सब, अगर बिफोर टाइम के अगर आपने विड्रॉल किया तो। यहां तक सबको समझा? हाँ। अब हुआ इस तरीके से, अब मैंने 5 लाख रुपए ले तो लिए साहिल से, लेकिन यहां पे अब मुझे 5 लाख रुपए 7% दिया। अब मैंने यही पैसे, पीयूष आया था अपील करके कि मेरे को लोन चाहिए बिजनेस के लिए, व्यापारी है वो, और मैंने यही 5 लाख रुपए उसको, पीयूष को लोन दे दिया 3 साल के लिए 16% से। बेटा कमर्शियल लोन है ना, 18% चलता है। फिर बैंक कमाती किससे? ऐसे तो कमाती है। आप कभी गए हो कमर्शियल लोन, अनसिक्योर लोन दिया ना उसको मैंने, मॉर्गेज नहीं रखा मैंने उसका, उसके रिटर्न देखिए 3 साल के अच्छे थे, स्ट्रांग थे, दे दिए। बिजनेस की हालत अच्छी है, रिडीमेबल है उसकी कैपेबिलिटी, दे दिया उसको। अनसिक्योर लोन 5 लाख रुपए। सिक्योर लोन होता तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 या 13% होता, लेकिन अनसिक्योर्ड है इसलिए 16% लिया हूं। 18% 20% चलता है। अब बताओ, यही पैसे पे कमा रहा हूं मैं, इसी को बोलते बैंकिंग। अब कंडीशन नंबर 2, अब 2 महीने बाद मेरे पास मोहित आया, देखो ध्यान दो, और मोहित ने बोला कि सर मेरे पास 10 लाख पड़े हैं। अब मोहित को मालूम पड़ा कि हमारी बैंक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 7% साल का, तो बोला सर 10 लाख पड़े, 10 लाख धंधे में लगाने नहीं, फिलहाल मेरे को अभी 2 साल काम नहीं इसका। तो मोहित आया और मोहित ने मुझे 10 लाख रुपए एज ए डिपॉजिट किए। एफडी अकाउंट नहीं खोला उसने 2 साल के लिए। अब मैंने ले तो लिया, लेकिन मेरे पास अब पैसे देने के लिए, यहाँ पे ग्रांट करने के लिए लोन कोई है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है, तो ये तो गले आने वाली बात है। तो बैंक के अंदर कोई गला नहीं आता, बैंक अपने आंग पे लेती नहीं बातें। अगर ग्रांटिंग के लिए लोन नहीं है, कस्टमर नहीं है, बैंक सीधा आरबीआई को भेजेंगी ये पैसा, सेंट्रल बैंक को। इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलेगी। आरबीआई कभी मना ही नहीं करती, उसको बोल जितना आना तो कम है, आन दो। तो आरबीआई ने बोला कोई कस्टमर नहीं है तेरे पास, तो बैंक बोलती नहीं, तो बोलती मेरे गले पे आ जाए, इसके साथ तुम भेज दो। तो बैंक उसको, अब इसने 7% दिया इसको, तो आरबीआई इसको 8 या 9% देती होंगी। हाँ, आरबीआई रेपो रेट में ज्यादा पैसा वो कमाती नहीं है बैंक। अब बैंक को नहीं से कुछ तो मिल रहा है, हमारी बैंक को, ये गले पे आने वाली बात थी ना। अगर यहाँ पे ग्रांटिंग के लिए, लोन देने के लिए कोई है ही नहीं कस्टमर हमारे पास,
खत्म हो गए। तो ये मेरे पास गले आने वाली बात थी ना। तो भी जब भी कस्टमर नहीं भी रहे बैंक के पास, तो बैंक कभी रोकती नहीं एफडी के लिए, करती आन दो, फिर वो सीधा आरबीआई को बेचती है। और आरबीआई पहले रेपो रेट तय करती है, फिर बैंक अपना एफडी रेट तय करती है। अगर आरबीआई मेरे को 7% देती थी तो मैं यहाँ पे 6 या 5 ही देता था, क्योंकि मैं भी तो कमाने के लिए बैठा हूं ना भैया। भले कम कमाऊंगा तुमसे, लेकिन कमाऊंगा तो नहीं कुछ ना कुछ। कमर्शियल लोन में पीयूष के अंदर मैंने 16% कमाए, यहाँ कम कमाऊंगा लेकिन कमाऊंगा तो सही, क्योंकि मैं भी तो कमाने के लिए बैठा हूं, मैं कमर्शियल बैंक खोल के बैठा हूं। सही है कि नहीं? तो फिर हुआ क्या, तो मैंने आरबीआई को 7 to 8% से जो भी हमारा रेपो रेट आया होगा, रेपो रेट जैसे ही बदला वैसे ही मेरा एफडी रेट बदल देता। यहां से अगर रेपो रेट ने 7% कर दिया तो मैं वहां पे 5 कर दूंगा, क्योंकि मैं उस कानून वाले को दूंगा तब जब मैं 2-3% मैं भी कमाऊंगा। और इस तरीके से ये रेपो रेट तय करता है पहले हमारा आरबीआई, और उसके बाद जाके बैंक रेट तय होता है। आपको समझ आ रहा क्या? हाँ। अब आरबीआई को क्या शौक चढ़ा मुझसे पैसे लेने का, उसको पैसे की कमी थी क्या? तो आरबीआई अपने मन मुताबिक कोई भी करेंसी निकालता नहीं है, वो करेंसी इशू नहीं कर सकता। उसके लिए इंटरनेशनल एसेट वर्ल्ड बैंक को गिरवी रखना पड़ता है, गोल्ड, तब जाके वो एसेट इशू करेंसी इशू होता है। तो मन मुताबिक वो अपने पैसे नोटा छाप सकता नहीं सेंट्रल बैंक को राइट है नोटा छापने का, लेकिन ऐसे नहीं, उसको पहले इंटरनेशनल लेवल इक्वल्स टू करना पड़ता है। अगर सेंट्रल बैंक 5 करोड़ रुपए निकालेगा नए करेंसी, तो 5 करोड़ की इंटरनेशनल एसेट्स को पहले वर्ल्ड बैंक को गिरवी रखना पड़ेगा, तब जाके उसकी करेंसी वैल्यू इंडिया की सेम रहेगी, तब जाके रुपया गिरेगा नहीं। अगर बिना उसके हमने निकालते गए तो रुपया और गिर जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। इसको बोलते हैं फिजिटरी सिस्टम ऑफ द करेंसी इशूइंग। फिजिटरी सिस्टम। अब वो अभी फिलहाल तुम्हारे को वो पार्ट है ही नहीं, छोड़ दो, तुम्हारे नॉलेज के लिए पढ़ा तुमको मैं। देखो इधर ध्यान दो, सबको समझ में आ रहा है? अब इससे क्या हुआ, अब 2 महीने बाद मोहित क्या, 2 दिन बाद फिर दक्ष भी आए, बोलते मेरे को 5 करोड़ आपके पास रखना है, रख आजा, मना नहीं करूंगा मैं, भले मेरे पास कस्टमर है नहीं। अब आरबीआई को भी शौक चढ़ा क्या? नहीं। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सब कमर्शियल बैंक से ये अमाउंट लेकर ये कंपनी के अलग अलग कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके वो वहां से कमाती है। फिर अब वहां से कमाई के कुछ हिस्सा वो कमर्शियल बैंक को देता है, कमर्शियल बैंक कुछ हिस्सा अपनी जेब में रखकर वो डिपॉजिटर को देता है जो डिपॉजिट रखने आया था हमारे पास। तो इस तरीके से सब कमाते हैं। आरबीआई को ये शो पीस में या तिजोरी में रखने देगी पैसे। ये 10 लाख रुपए देश के डेवलपमेंट में, या तो मोदी जी बोलेंगे आएगा पैसे, मोदी जी बोलते आरबीआई को आएगा पैसे, बोलते आए आओ भाऊ, वो बोलते भिजवा दे मेरे को। फिर मोदी जी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा देंगे, फिलहाल जब लगेंगे तो बोलना, दे देंगे हम आपको। तो फिर कोई भी बजट, कोई मंत्री को बोलेंगे, ए मंत्री तो पैसे ही देना, 7 या 8% में आरबीआई दे रही है, ले ले, उतना कम कोई नहीं देगा। तो मंत्री बोलेगा ठीक है मेरे पास बजट भाव कम है, दे दो मेरे को, मेरी एरिया में खेलता मैं, फिर लगे तो बाद में जब लगेगा तो बोल देना, दे दूंगा वापस। तो आरबीआई एक ऐसे एजेंट का काम करती है जो गवर्नमेंट के सारे रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं इसी बहाने। और जब वो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए पैसा तो फिर आरबीआई ये सिक्योरिटीज में लगाती है पैसा। क्या लगाती है? यानी गवर्नमेंट की कोई कंपनी के शेयर खरीद लेगी, उसका डिविडेंड मिलता रहेगा, या डिबेंचर खरीद लेगी, बॉन्ड खरीद लेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब भी रेलवे को अगर चाहिए पैसा तो रेलवे आरबीआई को बोलता पैसा देना, तो फिर आरबीआई बोलती क्यों, निर्मला जी ने पैसा नहीं देते को दिए ना, बजट दिए ना, बोला कम पड़ रहा ना, वो वंदे भारत एक्सप्रेस खोलना है ना, नहीं है 2-3 मेट्रो जो भी न्यू आई है, जान दो, अपने को नहीं मालूम। तो फिर तो वो बॉन्ड, फिर आरबीआई बोलती ठीक है लोन चाहिए, लोन दूं, तो बोलते लोन ही दे, अगले बार बजट आएगा तो दे देंगे देखो पैसे। तो फिर ये पैसे आरबीआई वहां दे देती, और फिर वो पैसा रेल मिनिस्टर अपने डेवलपमेंट के लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और वो इंटरेस्ट भी देगा। अब इंटरेस्ट कितना देगा, यहाँ पे 8 या 9% लेगी, तो वहां पे 10% लेती होंगी, यहाँ 9% दिया। तो आरबीआई का मेन पर्पस कमाना थोड़ी ना है,
तो आरबीआई बोलेंगी मैं बैंक को 9% दे रही हूं, तो 9% मेरे को दे दे, ले, ऐसे नहीं होगा करना। तो इससे देश में ऐसा पैसा घूमता है पूरा वो, और इसीलिए बैंक आरबीआई पहले रेपो रेट तय करती है, फिर जाके सारे कमर्शियल बैंक अपने एफडी के रेट तय करते हैं। हाँ बोलो। रेपो रेट देखो, रेपो रेट इट इज अ इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लैंड्स, हाँ, लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। हाँ बराबर, द सेंट्रल बैंक इन इंडिया दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक मिनट खुल रहा नहीं है, आवाज बंद करो, 2 मिनट यहाँ ध्यान दो ना बेटा। इट इज द इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to commercial bank. The central bank in India, that is the Reserve Bank of India, uses repo rate to regulate liquidity in the economy. In banking, repo rate is related to repurchase option or repurchase agreement when there is a shortage of funds. Commercial banks borrow money from the central bank which at repaid according to repo rate applicable. हाँ बराबर है, एकदम बराबर। रिवर्स रेपो रेट क्या बोला उसने? This is the rate at the central bank of the country pays the commercial bank to park their excess fund in the central bank. Okay, बराबर है। हाँ हाँ, तो रेपो रेट का मतलब बराबर है आपने। रेपो रेट के अंदर थोड़ा एक वो हो गया प्रॉब्लम, जब कमर्शियल बैंक, अब साइकिल पूरी वही है, देखो साइकिल से वही है, सिर्फ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। देखो क्योंकि मैंने प्रीवियस से पढ़ाया था एक्चुअली, अब वो दिमाग में आया ना उतना, हर साल का होता है हमारा। तो देखो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, सुनो, जब कमर्शियल बैंक को जब आरबीआई लोन देगी, लोन क्यों देगी? क्योंकि उसके पास डिपॉजिट्स नहीं है, लेकिन लोन लेने वाले हैं, लोन लेने वाले यानी उसके पास रखने वाले कोई नहीं है और लोन लेने वाले हैं। तो तब आरबीआई से वो बोलेंगे कि भाई तू हमारा फादर है। क्या है तुम्हारा? अरे फादर ऑफ ऑल बैंक्स, मदर ऑफ ऑल बैंक्स, बैंकर्स बैंक नोन एज आरबीआई, बराबर कि नहीं? तो फिर प्लीज, तो फिर आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देगी, आरबीआई जब लोन देगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई जब लोन देगी तो उसको बोलेंगे रिपो रेट। यानी यहां पे बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, लेकिन अगर सपोज गाड़ी उल्टी है, अब अगर सपोज हमारे पास डिपॉजिट के लिए है लेकिन लोन लेने के लिए नहीं है, जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई, उसको अपन बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे? दोनों में अंतर समझ में आया, डिफरेंस? और ये पूरी साइकिल इससे चलती है। अब ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है, ये मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है वो बैलेंस करते हैं। अब वो कैसे करते हैं बैलेंस, आपको मैम ने बताया है क्या? चलो बताओ क्या बताया? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बैलेंस करने के लिए रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट आता है। हाँ बताओ।
नहीं, लेती नहीं है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देती है। हाँ, और जिससे देखो, एक मिनट, अब ये थोड़ा आपने उल्टा बोल दिया। देखो इधर, कमर्शियल बैंक को पालने वाली जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक है, ये बात मानते हो? 2 मिनट ध्यान दो। कमर्शियल बैंक और यहां पे आएगा आरबीआई। हाँ, अब 2 मिनट ध्यान दो। देखो, जब आरबीआई जब सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट का कोई सहारा नहीं होता है, रास्ते बंद है, लेकिन उसके पास लोन्स के रास्ते खुले हुए, कस्टमर लोन मांग रहे, और आरबीआई चाहती है कि अब देखो, लोन मांगने वाले अगर आ गए, देखो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट से इन्फ्लेशन डिफरेंस चलता है, मैं अभी वो तुमको पढ़ा रहा हूं, अब वो चीज समझो। तो अभी लोन लेने वाले क्यों आए? क्योंकि उनको पैसा लगाना है बिजनेस में, बराबर कि नहीं? यानी मार्केट में स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, क्योंकि ये दुकानदारी होंगे ना, अरे ये व्यापारी वर्ग ही होगा ना जो लोन लेने आया है, यानी ये पैसा बिजनेस में लगेगा, ये बात फिक्स है। और बिजनेस में लगना वो तो मार्केट में घूमना पैसा, होलसेलर सप्लायर को देगा, सप्लायर रिटेलर होलसेलर को देगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर अपने सप्लाई को देगा, तो मार्केट में पैसा घूमेगा ना। तो ये रेपो रेट उस टाइम पे लो हो जाता है जब मार्केट में इन्फ्लेशन करना है। तो हाँ, क्योंकि ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगा तो ही कमर्शियल बैंक बोलेंगे कि हाँ हमको बैंक लोन दो, और फिर लोन से कुछ अमाउंट अपनी मार्जिन निकाल के वो ग्रांट करेगी लोन। लेकिन अगर सपोज अभी आरबीआई देखती है कि मार्केट में स्पेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई है, अब मार्केट में पैसा दबाना है, तो वो रेपो रेट को हाई कर देती है। और हाई करने के बाद क्या होता है? अब हाई करने के बाद अब बैंक को ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो बैंक अपने कस्टमर को हाई रेट देंगी, और व्यापारी बोलता है मेरे को उतनी मार्जिन बचती नहीं, रहने दो, नहीं चाहिए भाई, मेरे को भी तो बचती चाहिए, मैं व्यापार में लगाऊंगा, मैं जब 15% कमाऊंगा तो तुमको 10% देना पड़ता है मेरे को, तुम ले रहे 15% हो, मेरी मार्जिन भी 12-13% होगी, तो मैं क्यों लगाऊं बिजनेस में, रहने दो, मैं स्पेंड करूंगा ही नहीं, रहने दो, फिलहाल मंदी चल बोलेंगे हम। तो फिर यहाँ पे लोगों का ग्रांट्स लोन जो है कम हो जाती है, और उतने ही इसमें वो रिवर्स रेपो रेट जो बढ़ा देती है, हाई कर देती है, ताकि लोगों के पास अगर डिपॉजिट है तो रखने आओ। हाँ, रिवर्स रेपो रेट लो कर देगी, रिवर्स रेपो रेट लो कर देगी। फिर से बताऊं, देखो रेपो रेट हाई करना, इसी का मतलब है रिवर्स रेपो रेट लो कर देना। किनको देती है? तो मैंने भी तो वही किया ना। देखो फिर से बता रहा हूं, फिर से, अब तुमको समझ में आ जाएगा। देखो इधर, अब मार्केट में बेटा कंफ्यूजन वाला तो काम है ही ना। एक मिनट, मैं वही कर रहा हूं, ध्यान दे दो। एक मिनट, देखो सर, एक मिनट ध्यान देते क्या, अभी तुमको समझ में आएगा। देखो पहली साइकिल चलती है यू वाली, ये सक्सेसफुल नहीं है तो आरबीआई की शरण ली जाती है।
ये यू वाली समझा कैसे हुआ, ये यहां से लेकर ये देखो, ये यहां से लेकर यहां आना, एक्सेप्ट डिपॉजिटिंग ग्रांटिंग लोन्स। अब अगर ये साइकिल बिगड़ गई तो हमारा फादर है, इनका फादर आरबीआई जो इनको पालता है, तो कैसे पालता है, 2 रेट देकर, रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स। अब ये बात तो मानते हो कि रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट में आरबीआई इनको लोन देती है, तो मैं ध्यान दो, कमर्शियल बैंक को, और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देती है। 2 मिनट ध्यान दो, ठीक है। अब कौन सा गियर हाई करना है, कौन सा लो करना है, देखो जरा। अब ये पिक्चर यहां पे तुमको समझ में आ जाएगा। सॉरी, मनी, हाँ चलो, अब 2 मिनट ध्यान दो। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन करना है, इन्फ्लेशन तेजी, तो अब बताओ, ये ग्रांट लोन वाले को पैसा अगर डिपॉजिट नहीं दे रहे तो फिर कौन देगी, आरबीआई। तो आरबीआई को अगर तेजी करनी है तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर देगी, तेजी करनी है लो करेगी। क्यों, क्योंकि अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी तब जाके लोन वालों को भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, क्योंकि खुद की भी तो मार्जिन रखेंगी कमर्शियल बैंक। ये बात तो मानते हो, समझ रहे मेरी बात को, हाँ। अब तुम ध्यान दो, और ऑन द अदर हैंड उसी वे से हाई रीपर्चेज रेट हाई कर देगी, जिससे क्या होगा, जिससे ये कमर्शियल बैंक इनको लोन कमर्शियल बैंक नहीं, इसको फिलहाल हाथ लगाएंगे नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि अगर इसको हाई कर दिया, किसको, देखो पैरेलल है कि इनवर्स, ये ध्यान दो पहले। अब मार्केट में हमको स्पेंडिंग कैपेसिटी घुमानी है, तो आरबीआई चाह रही है कि पैसा बाहर निकले, बराबर है कि नहीं। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर देगी, जिससे मार्केट में पैसा फ्लो होगा। कैसे, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगी और फिर वो ग्रांट करेगी इसको, बराबर है। और यहां पे डिपॉजिट का पैसा भी वो ग्रांट में लो करेगी, जैसे ही उसने रिवर्स रेपो रेट भी लो किया तो। क्योंकि क्या होता है, मन में लालच फूटती है। अगर रिवर्स रेपो रेट भी हाई कर दिया अगर अपन ने उस टाइम पे आरबीआई ने, तो कमर्शियल बैंक करेंगे, कमर्शियल बैंक बोलेंगे ये ग्रांट लोन वालों को इतनी मगजमारी है, बेटर है कि हम आरबीआई को दे देते चल पैसा। तो इसलिए डिपॉजिट का पैसा भी यहां जाता है और आरबीआई का पैसा भी यहां ही जा रहा है, और ग्रांटिंग लोन्स पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना जरूरी है। क्यों बोलो, क्यों, क्योंकि लोन लेने वाले लोन देंगे तभी बिजनेस में लगा पाएंगे ना। और लोन ले रहे क्यों, शोपी इसलिए देते कि कोई भी व्यापारी को पता है कि मेरे को अगर 10% में कमाई है तो 5% में लोन लेना पड़ता मेरे को, यानी ग्रांटिंग लोन्स बढ़ना, ग्रांटिंग यानी मार्केट में स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाना। और मार्केट में अगर स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो मार्केट में पैसा आता है, मार्केट में पैसा आता है तो इन्फ्लेशन कॉस्ट आता है। यानी क्या हुआ, दोनों चल रहे हैं पैरेलल। क्या चल रहे हैं, हाँ। अब अगर हाँ बोलो, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को मैडम ने एक साथ घुमाया था क्या, देखो इधर ध्यान दो, एक मिनट समझो। देखो इधर, सपोज अब साइड आरबीआई वाला है, आरबीआई गवर्नमेंट में बैठा है और मैं हूं कमर्शियल बैंक वाला। अगर तेजी ज्यादा हो गई है मार्केट में, क्या
वही कर रहा हूं, अगर इन्फ्लेशन लाना है तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन कॉज है तो वो डिफ्लेशन लाएंगी। आप नहीं समझ पा रहे हो बात। मैं वही बोल रहा हूं, उसको डिफ्लेशन लाना बोलते हैं। बॉयज अब अपना गणित बंद करो, यहां ध्यान दो। देखो सुनो, एक मिनट यहाँ ध्यान दो। आप लोग सबसे पहले तो सभी लोग तो बातें करें मत। तुम लोग क्या बात करते हो आपस में? जब एक जना बात कर रहा है ना, ध्यान इधर, आप बोलते हो मेरे को, मैंने यहाँ पे बोला मेरे को क्या चीज लानी है, और लानी है तो वो चीज है नहीं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को मार्केट में इन्फ्लेशन लाना है तो अभी तक वो डिफ्लेशन चल रहा है। सर उसके लिए जो रेट्स हम हाई करेंगे वो तो बताओ, ऐसे कैसे समझेगा? तो मैं वही बोल रहा हूं आपको यहाँ पे। अब अगर सपोज मार्केट में को तेजी लानी है, आई नहीं है, यानी इन्फ्लेशन लाना है, तो फिर क्या होगा? अब इन्फ्लेशन लाने के लिए ग्रांटिंग लोन्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि लोन वाले लोन लेंगे तो वो पैसा कहीं तो भी लगाएंगे जिससे फंड की मोबिलाइजेशन होगा मार्केट में। ये बात तो मान रहे हो? मैंने लिया, मैंने कहीं और लगाया, फिर और लगाने वाला कोई और लगाया, तो ऐसे मार्केट में फ्लो फंड होता है। अब मार्केट में फ्लो फंड करने के लिए मुझे ग्रांटिंग लोन्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, तब जाके क्या कॉज आएगा? ये बात तो मानते हो? मैं भी वही बोल रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं, अब ये इसका रास्ता सब बाजू में काट दो, ये है ही नहीं, अज्यूम करो आरबीआई, तो फिर बैंक को हाई अमाउंट ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लेना पड़ेगा और वही ग्रांट करना पड़ेगा। अब सपोज बैंक के पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहा है क्योंकि सब लोग अभी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, सेविंग हैबिट्स नहीं है, तो सेविंग हैबिट्स नहीं है, स्पेंडिंग हैबिट्स बढ़ गई है क्योंकि मार्केट में अब सीजन आने वाली है, जो दिवाली होती है, दिवाली में सबकी सीजन आती है, ऐसे कोई खाली नहीं बैठता है क्योंकि चारों बाजू से परचेसिंग होती है, एक इंसान सब परचेस करता है, सब बराबर कि नहीं? और तब दिवाली के टाइम पे मार्केट में इन्फ्लेशन जरूरी है, राइट? अब इस तरीके से क्या होता है, जिनके पास उल्टा सेविंग पड़ा था वो भी निकालते हैं कि नहीं, जाओ दिवाली शॉपिंग करो, जाओ, बोलते कि नहीं बोलते? तो फिर डिपॉजिट करने तो आएगा नहीं कोई मेरे पास, तो इस चक्कर में फिर आरबीआई से हेल्प जाती है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बोलती है कि आप अभी इन्फ्लेशन कॉस्ट लाना है, अभी आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन लाना है, आई नहीं अभी तक, लाना है तो उसको अपना रेपो रेट लो करना पड़ेगा। ठीक है, रेपो रेट भी कम करने पड़ेंगे और रिवर्स रेपो रेट भी कम करने पड़ेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर बैंक, कमर्शियल बैंक को मालूम पड़ गया कि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिए, तो वो क्या करेंगे, इस लालच में वो लोन न लेते हुए बोलेंगे आरबीआई तुम ले लो हमसे पैसा। दोनों कम करना पड़ेगा। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि अगर उसने रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया तो आरबीआई का ही पैसा ये चूना लगा के इधर दे देंगे। सही है? आप समझा? भाई इधर से 5% मिल रहा, हम बोलेंगे कस्टमर का पैसा ये लो 8% तुम दे रहे ना, 8% दो, फिर मार्केट में तो पैसा आया ही नहीं ना, उधर ही घूम रहा ना वो। सही है कि नहीं? हाँ, तो अभी इसलिए दोनों रेट लो करनी पड़ती है आरबीआई को। भाई तुम जिस रेट से तुम ले रहे हो उस रेट से मेरे को दो भी, तो फिर कमर्शियल बैंक सोचती है हम दे ही क्यों, हम ग्रांट लोन करेंगे ना, हमारे पास लोन वाले बैठे हैं ना। अब समझ में आ रहा कुछ? हाँ, तो दोनों पैरेलल चलाने, क्या करने? अब इससे क्या होगा, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट लो हो गया, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, आया हुआ नहीं है, आ जाएगा। और मैडम ने तुमको बताया क्या था कि इन्फ्लेशन आया हुआ है, अब डिफ्लेशन लाना है, बराबर है कि नहीं? यहां पे मैं बोल रहा हूं इन्फ्लेशन लाना है, आया नहीं अभी तक, आ जाएगा। कैसे? रेपो रेट कम करने से।
रेपो रेट ऑन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, रीपर्चेस रेट भी कम कर दो। देखो इन्फ्लेशन डिपॉजिट करने वाले कब होंगे? अगर साइकिल यहां से यहां चल रही है, यहां से यहां चल रही है, तो फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गाड़ी वहीं के वहीं कट रहा है, यूटर्न जा रही इधर। कुछ आ रहा समझ में? फिर आरबीआई बेचारी कुछ भी नहीं कर पाएंगी। सही है कि नहीं भाई? एक हाथ से बैंक लेंगी, दूसरे हाथ से लोन चढ़ा देंगी, जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। आरबीआई की शरण कब आती है? जब ये इम्बैलेंस होता है। क्या होता है ये? और आरबीआई को मालूम है कि अब मेरे हाथ में है सब कुछ, तो फिर वो क्या करती है आरबीआई? आरबीआई इस तरीके से पूरी गियर डाउन करती है, गियर अप करती है। कैसे? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कॉज करके, रेपो रेट और रीपर्चेस रेट को लेकर। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई देती है कमर्शियल बैंक को लोन, उसको बोलते हैं रेपो रेट तुम्हारे हिसाब से। मैंने भी वही बोला। अब आरबीआई जब इनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, तब जाके थोड़ा बहुत प्लस करके वो ग्रांट लोन करेंगे, और लोन अगर ग्रांट करेंगे तो जाके मार्केट में फंड्स की मोबिलाइजेशन होगा। बराबर है कि नहीं? अब यहां पे ये वाली साइकिल यहां से भी बढ़ रही और यहां से भी बढ़ रही, ये यहां से कैसे? सपोज ये 6-5% ये दे रहे, तो ये 8-9% 10% ये ले रहे, तो लोग ये खरीदेंगे कम रेट। इसको ही 5% मिल रहा है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक ग्रांट जो करेगी वो 8 या 9% करेगी। पुरता लोन लेना, व्यापारी बोलेगा सीजन है मैं 15% कमाऊंगा, मार्जिन मेरी, ले लो लोन, फिलहाल तो ले लो लोन, देखते हैं। तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बराबर कि नहीं? मैं भी तो वही बता रहा हूं। अब मैंने तुमको अलग डायग्राम बनाई होंगी तो अलग बात है, हाँ, लेकिन मैं भी तुमको वही बता रहा हूं स्पष्ट भाषा में। अब हाँ, अब क्या हुआ? अब ग्रांटिंग लोन्स कम करना है, मैं टारगेट कर रहा हूं। उससे फर्क इतना है कि मैंने तुमको एक एक पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट नहीं किया है, मैंने तुमको सिर्फ रेट पैसा पढ़ा है। अब मैं तुमको अब क्या हुआ? मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत आ गया, अब डिफ्लेशन लाना है, लाना है। हाँ, मेरी स्टेटमेंट सुनो। तो ये बात तो मान सकते हो कि एक्सेप्ट डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन से ना इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना डिफ्लेशन, उसके लिए आरबीआई चाहिए। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई डिफ्लेशन आने के लिए अपने रीपर्चेस रेट हाई कर देती है, और वही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये वाला भी हाई कर देती है। अब जैसे ही रिवर्स रेपो रेट हाई कर दिया और रेपो रेट भी हाई कर दिया, तो अब क्या होगा? सुनो, अब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेना बंद कर देगी, क्योंकि उतने में उसको ऊपर देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जितना अभी सपोज मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 9% मैं लूंगा, आरबीआई ने बोला कमर्शियल बैंक को कम से कम 9% मेरे को चाहिए, तो फिर आरबीआई बोलेंगी 8% तो मैं दे रही थी कस्टमर को, सॉरी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या बोलेगी? 8% तो मैं दे रही थी, यहां से ये 9% ले रही है, और ये भी 9% कर दिया सपोज। बराबर है कि नहीं? तो फिर आरबीआई कमर्शियल बैंक बोलेंगी 8% यदि मैं दे रही हूं तो 9% इससे लोन लेके कैसे दूं मैं? यानी मेरे को भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ग्रांटिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया, 12% कर दिया। और 12% में व्यापारी को लेना पड़ता नहीं, क्योंकि बोलेगा मेरी उतनी मार्जिन तो निकले, तो धीरे धीरे वहां पे स्पेंडिंग कैपेसिटी मार्केट में। और अब इसने बोल दिया कि 8% से लोन मैं देने को रेडी हूं, आपको आ जाओ। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने बोला लोन मिल रहा 12%, बराबर है, और अभी मार्केट में स्पेंडिंग कैपेसिटी कम है, यानी अब माल भरना पड़ता नहीं, क्योंकि गिराकी कम है, तो एक काम करो, जो पैसा है डिपॉजिट है वो बैंक में एफडी कर दो। अब एफडी 8% से ले इधर, और इधर 9% से आरबीआई को दे दिया, 1% खुद की कमाई है। तो इससे क्या हुआ? इससे मार्केट में फिर डिफ्लेशन आ गया। तो इस तरीके से दोनों एक साथ गियर डाउन गियर अप करने पड़ते, पैरेलल वे से। समझा आपको? क्लियर? तो इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कॉजेस। अब तुमको मैम ने परसेंटेज ये 8-9% समझा क्यों दिया होगा? उन्होंने बस बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई करना है तो ये कॉज आएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लो करना है तो। समझा आपको? क्लियर साइकिल पिक्चर?
अब याद रहेगा? हाँ, सो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट? अब ये आरबीआई में कोई बड़ी शानी है, वो तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगी लेंगी, वो अपने शोपीस में अपने तिजोरी में पैसे रख देती नहीं है, वो सिक्योरिटी इन्वेस्ट करती है। इसके पास एक्सपर्ट टीम बैठती है और वो उतने अमाउंट को लगा देती पैसा अनदब, तो उसको भी रिटर्न मिलता है, यानी पैसा घूमता है। कोई पैसा व्यर्थ बैठ के ऐसे पैसे ब्याज नहीं मिलता, हर कोई कमा 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 के वो देता रहता थोड़ा थोड़ा। समझा आपको क्लियर? अब रेपो रेट आपको फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो मेहरबानी करके तब मुझसे अब वहां नहीं पूछना, ये मैंने आपको समझा दिया। और इन सब में सबसे मेन जो अकाउंट होता है, मेन डिपॉजिट अकाउंट, वो है एफडी। हाँ, क्योंकि एफडी का ही रोल है अपना। बेटा यार बातें बंद करो ना, विषय का चर्चा सिर्फ ये होना चाहिए, ठीक है? हाँ, 2 मिनट ध्यान दो। तो अभी समझा आपको क्लियर? तो टाइम डिपॉजिट इसलिए मेन है, और इसमें सबसे मेन है एफडी, और एफडी का इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से तय होता है और रीपर्चेस रेट से, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट से। क्लियर पिक्चर? हाँ। फिर आता है रिकरिंग अकाउंट। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है मालूम आपको? चलो बताओ। हाँ बताओ। हाँ बोलो बोलो। हेलो, होल्ड वाले मैसेज में मैंने डाला है मैसेज। बिल्कुल बराबर है। अब वो डेट रोज भी हो सकती है, जैसे आपका डेली कलेक्शन अकाउंट खुला होगा और सामने वाला बोलते हैं कि डेली कलेक्शन के लिए मैं आऊंगा, आपकी सेविंग हो रही है, इसमें आपका 90 दिन 100 डेज ये मिनिमम उतना पीरियड तक आपको रखना है। उसके पहले अगर आपने विड्रॉल किया है तो आपको पैसा काट के मिलता है कुछ, और ऊपर गया तो इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डेली कलेक्शन वाले अकाउंट को रिकरिंग अकाउंट। अब तुम सबका डेली कलेक्शन अकाउंट खुला हुआ होगा तो वो सब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रहता है। हाँ बोलिए। इंटरेस्ट देखो, एक तो 80 दिन 90 दिन तक के आपको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, उसके बाद आप जितना भी रखोगे पैसा वो ऐसे एफडी अकाउंट के थ्रू आपका माना जाएगा आ गई। हाँ, एक मिनिमम डेज होता है। बिल्कुल, अब वो मिनिमम डेज के ऊपर आप रख रहे हो अगर, तो वो वहां से इंटरेस्ट शुरू होता है। फिर ऐसे नहीं, जैसे 60 दिन पहले के 60 दिन हम आपसे 100 रुपए लेंगे तो 60 दिन तक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर 60 दिन के बाद शुरू होता है इंटरेस्ट। अभी कोई बैंक बोलती है 80 दिन के बाद, कोई बोलती है 40वें दिन से देंगे। अब ये डिफर करता है बैंक टू बैंक। क्या करता है ये भी? और यहाँ पे मिनिमम पीरियड उतना रखना ही पड़ता है। हाँ, उठो आप क्लास के पास जाओ। शुभम, नहीं तो अभी तेरे टेस्ट पेपर खोलूंगा सबके सामने। बैठो नीचे। यस, तो रिकरिंग अकाउंट किसको बोलते हैं कि जब एक कस्टमर बैंक के पास पैसा रखता है मंथली टू मंथली फिक्स इनकम, या डेली, या जितने डेज में उसने बोला हुआ है वीकली, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब वो डेली भी होता है, वीकेंड में एक बार होता है, या बोलेगा महीने में एक बार भी चलेगा, लेकिन मंथली आपकी कुछ इनकम वहां पे सेव होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट चाहिए, उसको बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। क्लियर पिक्चर? अब ये भी टाइम डिपॉजिट में क्यों आता है? क्योंकि फिक्स टाइम तक के आप वो पैसा निकाल सकते नहीं हो।
एक पर्टिकुलर टाइम देती है, वो टाइम बैंक तय करती है। क्या करती है? जैसे आप लोग डेली कलेक्शन वाले बहुत होंगे तो रिकरिंग डिपॉजिट में ही आता है। क्लियर पिक्चर? अब ये दो ऐसे सोर्सेज है जिससे बैंक एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट्स। अब दूसरा सोर्स है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जब उसकी मन चाह इच्छा हुई वो विड्रॉ कर सकता है। तो ऐसे वाले जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होते हैं ना, बैंक जनरली लॉन्ग टर्म लोन एक्सेप्ट नहीं करती, ये एडवांस से चलता है पैसा। क्योंकि कभी भी इनको आई आंग में भाई पैसे निकालने आ जाएंगे, तो फिर तुम तो निकालने आ गए, हमारे पास पैसा होना भी तो चाहिए। तो इसलिए ये से जो डिमांड अकाउंट डिपॉजिट्स के थ्रू जब कस्टमर से या पब्लिक से बैंक डिपॉजिट लेती है, एक्सेप्ट करती है, भाई आओ हमारे रखो पैसा, तो ये पैसा जनरली लॉन्ग टर्म लोन के लिए नहीं चला जाता है, ये एडवांसेस के लिए। क्या है ये? एडवांसेस बोलते शॉर्ट टर्म लोन। किसी को ओवरड्राफ्ट चाहिए, दे दो इसमें से पैसा, ऐसा। समझ आपको क्लियर? अब ऐसे दो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है सुनो, जब भी कोई सैलराइड पर्सन जिसको मंथली इनकम आ रही है एक ही बार, और जिसको विड्रॉल और डिपॉजिट के ट्रांजेक्शन लिमिटेड है, क्या है भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार महीने में, या मैक्सिमम 10 बार करना है बस, रोज नहीं करना है, रोज तंग करने मत आओ। तो बैंक उस कस्टमर को बोलती है कि आप डिपॉजिट अकाउंट खोला, आप सेविंग अकाउंट खोलाओ। कौन सा खोलाओ? जहां पे आप महीने में 1, 2, 3 बार, 4 बार, जितना भी आपको बैंक लिमिट देती है। क्या देती है यहाँ पे? हाँ, वो लिमिट के ऊपर गया तो बैंक चार्जेस लेती है। ये रखना, ये सेविंग अकाउंट जो है ना, मन मुताबिक कितनी बार भी आप विड्रॉल, कितनी बार भी डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। महीने में आपको एक लिमिटेशन होती है। चलेगा, मैनुअल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में बाय बुक एंट्री होती है ओनली, और बुक एंट्री तो जैसे डीमेट अकाउंट चलता है कितनी बार भी वैसे चलता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, आप बैंक को बार बार ट्रस्ट कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो पैसा काउंटर में, फिर विड्रॉ कर रहे हो, तो वो तकलीफ वाला काम है। तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक देखती है कि भाई महीने में 1 या 2 बार, महीने की 1 तारीख को सैलरी आ रही है हर बार, और 3-4 बार विड्रॉ हो रहा है, तो बैंक आपको रिकमेंड करती है कि आप जो पैसे डालो वो सेविंग अकाउंट में डालो, और बैंक इस पे इंटरेस्ट देती है, लेकिन एफडी से कम, एफडी से 3%, 4% ईयरली। और ये पैसा बैंक जनरली जो एक्सेप्ट करती है, ये एडवांसेस के लिए यूज करती है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए। पैसा रखेंगे नहीं बैंक अपने पास, इसलिए लोन देने के पहले एक्सेप्ट कौन से पैसे कर रही है बैंक, उस पर फोकस करती है। इसलिए बैंक ने तरह तरह के डिपॉजिट अकाउंट खुलवाए हुए। समझ में आ रहा है क्लियर? और सेविंग अकाउंट जनरली सैलराइड पर्सन की होती है, जिसको महीने की 1 बार सैलरी आ रही है और 3-4 बार विड्रॉ कर रहा है, और इसके ऊपर अगर विड्रॉल किया या डिपॉजिट किया तो आपसे बैंक चार्जेस लेती है। क्या लेती है? सॉरी। और दूसरा बात, ये पर्सन के नाम पे खुलता है, ओके, किसी पर्सन के नाम पे। अब दूसरा अकाउंट है डिमांड डिपॉजिट। सबसे बेस्ट अकाउंट बिजनेस के लिए वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की खासियत क्या है, n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करो, कितनी बार भी आओ विड्रॉ करने, कितनी बार डिपॉजिट करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। उल्टा बैंक आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेती है ना, तो मैं वही बोल रहा हूं ना, बैंक उल्टा अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेती है। तो और दूसरी बात क्या है, करंट अकाउंट जो है वो फर्म के नाम पे खुलता है, बिजनेस के नाम पे, और इसमें ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवर विड्रॉ क्या होता है मालूम आपको? और यहां पे n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट का जिक्र 11 से हुआ है कि आपके अकाउंट में पैसा कम पड़ा है और आपने किसी को ज्यादा अमाउंट का चेक दे दिया, तो बैंक, अगर आपका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, बैंक के अंदर आपकी अच्छी एक क्रेडिट स्टैंडिंग है, तो बैंक उस कस्टमर को टेम्पररी लोन देती है, वो चेक बाउंस न करती है, वो विड्रॉ करती है, और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बैंक आपको कॉल करती है कि इट्स ओवरड्राफ्ट, और बैंक आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। और ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन। क्लियर पिक्चर? तो इस तरीके से करंट अकाउंट होल्डर बिजनेसमैन के लिए सही है, जिसको रोज के पैसे भरने, रोज के निकालने, कितनी बार भी निकालो, कितनी बार भरो, लेकिन बैंक इस पे कोई ब्याज देगी
और मजे की बात क्या है, बैंक ये पैसा लोन पे लगा सकती नहीं है ना, क्योंकि ये कभी भी दुकानदार आता बोलता मेरे को चाहिए, तो हमने लोन दे दी इधर, तुमने बोल दिया हमको चाहिए, तो हम कहाँ से ला के दे, पैदा करेंगे सेट, तो फिर आरबीआई की शरण लेने जाने पड़ेगा, भाई दे भाई तू फिलहाल। तो इसलिए बैंक तो सबसे पहले पर्पस तय करती कि तुम्हारा पर्पस क्या रखने का, और इसलिए बैंक ने तरह तरह के अकाउंट ओपन करा के डिपॉजिट लेने को सोचा है। समझा आपको क्लियर? तो इसलिए ये टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दो कैटेगरी में ये अकाउंट्स कैटेगराइज है, और बैंक आम जनता से जो पैसा लेती है कि आओ हमारे पास रखो पैसा, वो तरह तरह के अकाउंट ओपन करवा के आपका पर्पस जानती है पहले, और वो हिसाब से फिर आगे वो अपना लोन देती। क्लियर पिक्चर? तो ये हमने एक एरिया कंप्लीट किया, वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कल ग्रांटिंग लोन्स एडवांस देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।